नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में छठवां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम छठा चैप्टर कणों के निकाय एवं घूर्णन गति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले चैप्टर से पांचवें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक देख सकते हैं। साथ में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन BCS अकेडमी पर भी आप को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हमने एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको उपलब्ध करवाया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि यदि HCl अणु में H1 की द्रव्यमान केंद्र से दूरी x हो तो Cl35 की दूरी क्या होगी। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लें कि HCl के अंदर एक H परमाणु है, दूसरा क्लोरीन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या है 1 और क्लोरीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या है 35। अब इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर मौजूद होगा और कहां पर होगा यह हमें पूछा है। जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं कि द्रव्यमान केंद्र है Cm, इस जगह पर मौजूद रहता है, जिसकी H1 से डिस्टेंस है वो x है। क्लोरीन परमाणु से जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं y। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है। ये हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है। मतलब ये हम जानते हैं Mi Ri इक्वल टू 0। यहां पर दो पार्टिकल हैं तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, परिमाण के रूप में लिखें तो M1 R1 बराबर M2 R2। और ये हमारे पास में यहां पर R2 की वैल्यू हमें यहां ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा M1 R1 बट्टे में M2। M1 का मान है हमारे पास में जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका द्रव्यमान है M, और क्लोरीन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 35 गुना है, तो 35 M आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। M का मान, M1 का मान है M, M2 का मान है 35 M और R1 का मान है हमारे पास में x। तो x बट्टे में 35 आ जाएगा। x बट्टे में 35 हमें प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि M व 2M द्रव्यमान वाले द्विकर्ण तंत्र के समानित द्रव्यमान होंगे। तो देखिए, समानित द्रव्यमान है M1 M2 बट्टे में M1 प्लस M2 क्या आ जाएगा हमारे पास में। देखिए, M इंटू 2M बट्टे में M प्लस 2M, तो हमारे पास में आ गया 2M स्क्वेयर बट्टे में 3M, 2/3M हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है
तो देखिए कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग को हम एल से पुट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल आघूर्ण कहते हैं। यह है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ये बल आघूर्ण के इक्वल होती है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल आघूर्ण कहेंगे, बल आघूर्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूल इंटू सेकेंड मात्रक है, इनमें से किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन हमें दे रखा है शक्ति। तो देखिए शक्ति होती है कार्य बट्टे में समय, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो हमें जूल इंटू सेकेंड का मात्रक पूछा है कि ये मात्रक किसका होता है। तो बी पार्ट में हमें कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है एल, और एल का मात्रक हमें यहां पर पूछा है, ये होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो इसके मात्रक की बात करें, एल का मात्रक क्या हो जाएगा यहां से, आर का मात्रक यहां से तो हो जाएगा मीटर में, पी यहां पर संवेग है जिसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां से हम यदि इसको सेकेंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये वाली जो राशि है ब्रैकेट वाली राशि, ये जूल के बराबर होती है। तो जूल इंटू सेकेंड है, ये कोणीय संवेग का मात्रक होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, रेखीय संवेग का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ये सब कुछ हमने इनके मात्रक पुट कर दिए हैं, तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 4 गुणी कर दी जाए तो बल आघूर्ण कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए बल आघूर्ण बराबर हम जानते हैं एक रिलेशन, बल आघूर्ण को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एल वेक्टर बाई डी टी होता है, डी एल वेक्टर बाई डी टी। अब यहां पर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर dl बाई dt ही होता है। ये नई है, ये पहले वाले की 4 गुना है, पहले जो भी है, जो भी थी उसकी कितनी गुना है? 4 गुना। तो नया बल आघूर्ण क्या होगा? नया बल आघूर्ण, नया बल आघूर्ण टी डेस बराबर डी एल बाई डी टी का डेस, ये पहले वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। तो डी एल बाई डी टी, तो टी टो डेस बराबर आ जाएगा 4 इंटू टो, ये पहले की तुलना में 4 गुना होगा, पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि त्रुटिपूर्ण सूत्र है, इनमें से त्रुटिपूर्ण सूत्र कौन सा है ये हमें यहां पर छांटना है। तो देखिए ये फॉर्मूला तो सही है, टो बराबर आई इंटू अल्फा होता है, कोणीय संवेग एल बराबर आई इंटू ओमेगा भी होता है, ई बराबर होता है 1/2 एल स्क्वेयर बट्टे में आई। तो यहां से देखिए ये वाला फॉर्मूला है ये गलत है, पर ऑप्शन ये वाला सही है। और जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आई बराबर समेशन एम आर स्क्वायर, ये भी सही है। तो ऑप्शन गलत पूछा, गलत कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि घूमती हुई चकती की त्रिज्या यकायक आदि कर दी जाए परंतु द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा। तो देखिए इसको आप समझ लें कि इस संपूर्ण घटना के दौरान कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा,
कोणीय संवेग नियत रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहने का मतलब है एल बराबर आई इंटू ओमेगा, ये रहेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। और दो स्थितियों के लिए इसको हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर रहेगा I2 ओमेगा 2। हमें बाद वाला कोणीय वेग पूछा है, ओमेगा 2 यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो I1 ओमेगा 1 बट्टे में I2। अब यहां पर आप देखें, प्रारंभ में I1 चकती का जड़त्व गुण होता है 1/2 m इंटू आर स्क्वेयर। क्लियर। अब ये कहा जा रहा है कि द्रव्यमान तो उतना ही रख रहे हैं, लेकिन जो त्रिज्या है वो पहले की तुलना में क्या कर दें, आधी कर दें, r/2 कर दें। तो जो जड़त्व गुण है वो क्या हो जाएगा, तो 1/2 m आर स्क्वेयर बट्टे में 4। तो पहले जो भी जड़त्व गुण था उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा। I2 का मान है वो I1 बट्टे में 4 आएगा। तो देखिए I2 का जो मान है वो है I1 बट्टे में 4 इंटू में ओमेगा 1। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, 4 ओमेगा 1 आ जाएगा। तो ओमेगा 2 है वो 4 ओमेगा 1 आ जाएगा। क्लियर। तो पहले जो भी अघूर्ण था उसका 4 गुना हो जाएगा, कोणीय वेग है उसका 4 गुना कोणीय वेग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक ठोस गोले का इसकी सतह को स्पर्श करते हुए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व घूर्ण क्या होगा। हमारे पास में एक ठोस गोला है और उस ठोस गोले को स्पर्श करती हुई अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व घूर्ण क्या होगा, ये हमें यहां पर पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, इसके केंद्र से होकर इसकी जो रेडियस है वो तो है r, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा के रेस्पेक्ट जड़त्व गुण होता है 2/5 m आर स्क्वेयर। ठीक है। अब यहां से इसकी जो स्पर्श करती हुई अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व गुण हमें यहां पर पूछा है, तो समांतर अक्षों की परमें हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। समांतर अक्षों की परमें जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों की परमें यहां पर हम अप्लाई करें I बराबर ICM प्लस एम डी स्क्वेयर। ICM की जो वैल्यू है वो यहां पर है 2/5 m आर स्क्वेयर और डी का जो मान है वो है r। तो I बराबर 2/5 m आर स्क्वेयर प्लस m इंटू आर स्क्वेयर, यह आ जाएगा 7/5 m आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास में आ चुका है जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। 7/5 m आर स्क्वेयर हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर की ओर होता है, कोई आवश्यक नहीं है। पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि द्रव्यमान केंद्र है वो सतह के बाहर भी हो सकता है, सतह के अंदर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। दो द्रव्यमान स्मॉल m और कैपिटल M को संलयित करने पर द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। हमारे पास में दो पिंड हैं, दो पिंड कह सकते हैं हम। एक पिंड ये है, चलिए दोबारा मैं निर्मित कर लेता हूं।
ये हमारे पास में एक पिंड है, ये हमारे पास में दूसरा वाला पिंड है। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, संलयित कर रहे हैं। ओके, तो इनके देखिए जो द्रव्यमान के अंदर है, एक का जो द्रव्यमान है वो है कम, एक का जो द्रव्यमान है वो तो है कम, स्मॉल एम है, दूसरा है कैपिटल एम। तो कैपिटल एम जो द्रव्यमान होगा उस तरफ द्रव्यमान केंद्र होगा, जिधर ज्यादा द्रव्यमान है उस तरफ द्रव्यमान केंद्र होगा। तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, कैपिटल एम की ओर होगा। क्लियर। देखिए अगला जो प्रश्न है कि प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का जो मान होता है, ई यहाँ पर प्रत्यावस्थापन गुणांक है और उसकी जो वैल्यू है यह है टक्कर के बाद पिंडों का आपेक्षिक वेग अपॉन टक्कर से पहले पिंडों का आपेक्षिक वेग। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। प्रत्यास्थ टक्कर के लिए इसका मान क्या हो जाएगा, E बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन आ चुका है, तो 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब दो पिंडों में प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो दो पिंडों में जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों ही संरक्षित रहेगी। संवेग भी संरक्षित रहेगा और प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान की ये बातें हैं, और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 200 ग्राम एवं 500 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग क्रमशः 10 आई केप मीटर प्रति सेकंड और 3 आई केप प्लस 5 जे केप मीटर प्रति सेकंड है, तो इनके द्रव्यमान के अंदर का वेग मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। चलिए यहां पर ध्यान देंगे। v वेक्टर बराबर सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास में है 200, v1 का जो मान है वो है 10 आई केप, फिर प्लस में m2 ये हमारे पास में है 500, और इसकी जो वैल्यू है वो है 3 आई केप प्लस 5 जे केप। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 है 200 प्लस 500। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, चलिए कैलकुलेशन कीजिए कि 200 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 2000 आई केप, 2000 आई केप प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 1500 आई केप प्लस 2500 जे केप, बट्टे में आ गया हमारे पास में ये 700। यहां से आप ध्यान देंगे तो 3500 आई केप प्लस 2500 जे केप, बट्टे में आ गया 700। तो ये हमारे पास में कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए 5 आई केप प्लस 25/7, 25/7 जे केप, और ये जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो ऑप्शन सी मुझे सही नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घूर्णन गति में सभी कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे, लेकिन कोणीय वेग समान होते हैं। रेखीय वेग तो क्या होते हैं,
भिन्न भिन्न होते हैं। रेखीय वेग हैं वो होंगे भिन्न भिन्न। रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर? देखें, रेखीय वेग तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन कोणीय वेग समान होते हैं। गुणन गति के दौरान जो कोणीय वेग होता है ओमेगा, वो सभी कणों के लिए समान होता है, सेम होगा। तो यहां पर घूर्णन गति में सभी कणों के रेखीय वेग अलग अलग होते हैं, ऑप्शन बी आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल एम द्रव्यमान वाला कण v वेग से गतिशील है तथा 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से टकराकर उससे चिपक जाता है, तो इस निकाय का वेग क्या होगा? देखिए यहां पर दो कण है। एक कण है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m, दूसरे कण का जो द्रव्यमान है वो है 2m, और v1 पहले कण का जो वेग है वो है v, और दूसरा कण है स्थिर, वो उससे चिपक जाता है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। तो v हमें यहां पर दे रखा है। v हमें इस निकाय का वेग ज्ञात करना है, इसको मैं कैपिटल V से लिख देता हूं। तो v बराबर अपने पास में आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं। m1 का मान है m, v1 का मान है v, m2 का मान है 2m, v2 का मान है 0, फिर m प्लस 2m। तो यहां से आ गया m v बट्टे में 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, v बट्टे में 3 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहां सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रत्यास्थ संघट में क्या संरक्षित रहता है? अप्रत्यास्थ संघट के दौरान कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा और संवेग, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, संवेग संरक्षित रहेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक स्थिर बम धमाके के साथ दो बराबर भागों में बंट जाता है। एक स्थिर बम धमाके के साथ दो बराबर भागों में बंट जाए तो दोनों टुकड़े क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। विभिन्न वेगों से विभिन्न दिशाओं में चलेंगे, विपरीत दिशाओं में समान वेग से चलेंगे। यदि दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, तो विपरीत दिशाओं में गति करेंगे और समान वेग से गति करेंगे। फिर देखें, जब कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है तो उन के सभी कणों के लिए समान होता है। कोणीय वेग सभी कणों के लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में चर्चा भी की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वलय के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, तो वलय के केंद्र से होकर गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है? देखो एक बार समझ लेवे कि ये हमारे पास में कोई वलय है। वलय के व्यास के रेस्पेक्ट, ये इसका व्यास है, इसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमारे पास में है I। अब यहां पर पूछा है वलय के केंद्र से होकर गुजरने वाली और इसके तल के लंबवत, केंद्र से और तल के लंबवत, तो इस वाली अक्ष के रेस्पेक्ट हमें जड़त्व आघूर्ण पूछा है। जबकि इन दोनों अक्षों के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें पता है, तो हम लंबवत अक्षों की परमें यहां पर लगा देंगे। I Z हमें यहां पर ज्ञात करना है।
तो लंबवत अक्षों की परमें देखिए क्या कहती है। लंबवत अक्षों की परमें से लंबवत अक्षों की परमें कहती है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण है आई, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई, तो जेड अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 2i। ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखेंगे आप। गति के दौरान दृढ़ पिंड के कण परस्पर समांतर पथ में रहते हुए गति करते हैं तो वह गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। कि दृढ़ पिंड के कण परस्पर समांतर पथ पर गति करते हैं तो उस गति को हम स्थानांतरीय गति कहेंगे। उस गति को स्थानांतरीय गति कहा जाएगा। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वस्तु के सभी कणों के द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वस्तु के सभी कणों के द्रव्यमान के आघूर्णों का सदिश योग 0 होता है। देखिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर बराबर होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से द्रव्यमान केंद्र के रेस्पेक्ट इस द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस इनके द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग 0 हो जाएगा। तो इसको हम समेशन MI RI का स्क्वायर RI वेक्टर बराबर हम 0 पुट कर सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड का कुल कोणीय संवेग आएगा। यहां पर कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे भी क्लियर करें आप। हम बल आघूर्ण बराबर जानते हैं, बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला जानते हैं, टो बराबर जानते हैं dl वेक्टर बाई dt। तो यहां से आप ध्यान दें, यदि बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो इसका मतलब है टो बराबर 0 हो, तो dl वेक्टर बाई dt है ये भी 0 हो जाएगा। और किसी भी राशि का अवकलन 0 होने का मतलब क्या है इसे समझ लें आप। L वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, L वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग उसके उसी अक्ष के सापेक्ष वह के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए कोणीय जो संवेग होता है इसे आप क्लियर करें। L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। तो I इंटू ओमेगा, तो I यहां पर जड़त्व आघूर्ण होता है, I यहां पर जड़त्व आघूर्ण होगा, वह कोणीय वेग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ओके, अगला जो प्रश्न है उसमें हमें जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछा है। तो जड़त्व आघूर्ण को हम I से लिखते हैं, द्रव्यमान है इंटू घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो I का मात्रक वही होगा जो M इंटू आर स्क्वेयर का मात्रक होगा। M यहां पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम
मीटर पर, सॉरी, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर आएगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोणीय संवेग का मात्रक लिखें। तो देखिए विद्यार्थियों, कोणीय संवेग को हम एल से लिखते हैं और कोणीय संवेग होता है आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर से हम लिख सकते हैं। तो एल का मात्रक वही होगा जो आर इंटू पी का मात्रक होगा, आर इंटू पी का मात्रक। आर यहाँ पर दूरी है जिसका मात्रक मीटर, और पी यहाँ पर संवेग है जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। देन यहाँ से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा। हाथ की घड़ी के मिनट वाली कांटे की कोणीय चाल रेडियन पर सेकंड में क्या होगी? देखिए कोणीय चाल हमें यहां पर पूछी है, कोणीय चाल। कोणीय चाल को हम ओमेगा से लिखते हैं। तो ये होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जिसको हम थीटा से पुट करते हैं अपॉन उसमें लगा समय। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि हम पूरे एक चक्कर की बात करें तो एक चक्कर में जो कोण होगा वो बन जाएगा 2 पाई का। और देखो यहाँ पर मिनट वाली कांटा है, मिनट वाला जो कांटा है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगा। मिनट वाला जो कांटा है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगा, तो उसको 3600 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगने वाले हैं? 3600 सेकंड। तो थीटा का मान हमारे पास में हो गया 2 पाई रेडियन अपॉन 3600। तो ये आ गया अपने पास में रेडियन पर सेकंड में, जिसे हम पाई बट्टे में 1800 भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निकाय के रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में संबंध लिखिए। देखिए रेखीय संवेग v बराबर होता है r क्रॉस ओमेगा, v वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ऐसे लिख दीजिए। ओके। अगला प्रश्न है, पेंचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? देखिए विद्यार्थियों, पेंचकस का जो हत्था होता है वो थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है। जैसे ये हमारे पास में कोई पेंचकस है, इस तरीके से ये इसका हत्था है। ओके, ये मैंने हत्थे की अक्स बनाई है, इसमें इसकी ये वाली रेडियस है। तो देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला टो बराबर हम जानते हैं R क्रॉस F। तो यहां पर हत्था चौड़ा बनाया जाता है। हत्था चौड़ा होने का मतलब है, चौड़ा बनाने का मतलब है R अधिक बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? R अधिक होगा और R अधिक होगा तो F कम लगाना पड़ेगा, तो F कम लगाना पड़ेगा, मतलब बल कम लगाना पड़ेगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि यहां से ये इस तरीके से जब इसको हम घुमाएंगे तो हमें यहाँ पर स्पर्श रेखीय बल लगाना पड़ेगा, बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो निश्चित बल आघूर्ण के लिए, कि निश्चित बल आघूर्ण के लिए यदि आप R का मान ज्यादा रखेंगे तो F आपको कम लगाना पड़ेगा, कम बल में ही ये घूर्णन गति कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु घूर्णन गति करे तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है? नहीं।
यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर वो बल आघूर्ण लगना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए टो बराबर 0 होने पर dl/dt इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जिससे L हमारे पास में कांस्टेंट आ जाएगा। L हमारे पास में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। तो यहां पर L 0 नहीं है, कांस्टेंट है। L यहां पर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जड़त्व आघूर्ण 0 हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब जड़त्व आघूर्ण यहां पर इसका मतलब ये निकला है कि ओमेगा है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान केंद्र क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन देखिए कि किसी पिंड या पिंडों के निकाय के लिए या कणों के निकाय के लिए, किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु, निकाय का वह बिंदु जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो तो पिंड पर कार्यकारी बल आघूर्ण का मान क्या होगा? देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, टो बराबर, बल आघूर्ण टो बराबर जानते हैं dl वेक्टर बाई dt। यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो, मतलब dl/dt 0 हो, तो टो बराबर भी 0 होगा, बल आघूर्ण का मान 0 होगा, 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दो कण जिनके द्रव्यमान है क्रमशः 100 ग्राम व 400 ग्राम है, इनकी स्थिति सदिश क्रमशः 2ik प्लस 4jk प्लस 2kk सेंटीमीटर और माइनस 6ik प्लस 3jk प्लस 2kk सेंटीमीटर है, तो इनके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को हम RCM वेक्टर से लिखते हैं। ये होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 का मान है 100, R1 की जो वैल्यू है वो है 2ik प्लस 4jk प्लस 2kk, M2 का मान है हमारे पास में 400, R2 का मान है 6ik प्लस 3jk प्लस 2kk अपॉन M1 प्लस M2, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 400। यहां से आप ध्यान देंगे 200ik प्लस 400jk प्लस 200kk। अब यहां से इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 2400ik माइनस प्लस आ जाएगा 1200jk प्लस 800kk।
अपॉन 500। तो यहां से 200 आई केप और यहां से अपने पास में माइनस में 2200 आई केप आ गया, फिर प्लस में 1600 जे केप और यहां से अपने पास में आ जाएगा 1000 के केप अपॉन 500। तो यहां से ये हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में 22/5 आई केप प्लस में 16/5 जे केप और प्लस में 2 के केप हमें आंसर मिलने वाला है। और ये भी जो आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। देखिए हमें कुछ पिंड दे रखे हैं, उनके द्रव्यमान केंद्र हमें यहाँ पर पूछा है। तो ठोस गोले की यदि हम बात करूं तो उसके केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा के रेस्पेक्ट जो द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण है प्रत्येक द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी है, तो इसके केंद्र पर होगा। कहाँ होगा? केंद्र पर। और इसके केंद्र पर इसकी मुख्य अक्ष पर केंद्र पर, छल्ले के भी केंद्र पर, घन में विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर। ओके, देखिए हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस सिलेंडर अपने अक्ष के परितः 100 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल से घूर्णन गति कर रहा है। सिलेंडर की त्रिज्या हमें 0.25 दे रखी है। सिलेंडर के घूर्णन से संबंध गतिज ऊर्जा क्या है? सिलेंडर का अपने अक्ष के परितः कोणीय संवेग का परिमाण भी हमें यहाँ पर पूछा है। देखिए गतिज ऊर्जा E बराबर होती है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वेयर, I इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो जड़त्व आघूर्ण है सिलेंडर का, देखिए ठोस सिलेंडर है तो 1/2 mr स्क्वेयर उसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। ओमेगा हमें यहाँ पर दे ही रखा है, m दे ही रखा है, r दे ही रखा है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में सिलेंडर से संबद्ध घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 गुणा 1/2, m का मान हमें 20 दे रखा है, r का मान हमें 0.25 दे रखा है, तो 0.25 गुणा 0.25, ओमेगा का मान हमें 100 दे रखा है, तो 100 गुणा 100। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि ये जो 2 गुणा 2 4 का भाग लगा देंगे 20 में, तो ये तो आ गया 5। यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 5 गुणा 25 गुणा 25 रह जाएगा 625। 625 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 3125 जूल। क्लियर? आगे हमें यहां पर एक और राशि पूछी है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को हम L से लिखेंगे I इंटू ओमेगा। I का जो मान है वो है 1/2 mr स्क्वेयर और ओमेगा हमें क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है, तो 1/2, m का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 20, r का मान हमें 0.25 इंटू 0.25, ओमेगा का मान हमें 100 दे रखा है। तो यहाँ से पॉइंट ये 10 आ गया, इनका पॉइंट हट जाएगा,
तो 10 को आप 0.25 से गुणा करेंगे, यहां से इसको गुणा करेंगे 625 और 2 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये 62.5 आ जाएगा। 62.5 मात्रक इसका हम लगाई देंगे। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे यदि हमें इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा पूछा जा सकता है। एन कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का व्यंजक हमारे को पूछा जा सकता है, मतलब RCM वेक्टर बराबर ये वाला फॉर्मूला हमें पूछा जा सकता है। M1 R1 प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 MN RN वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MN, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका व्यंजक हमें फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसके भौतिक महत्व को समझाइए। जड़त्व आघूर्ण मतलब I बराबर M इंटू R स्क्वेयर, इसके बारे में बताना है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमें यहाँ पर समझानी है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कणों के निकाय घूर्णन गति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम ग्रेविटेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।